हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 19 तक बच्चा सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज बच्चों हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है बच्चा, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, अगर आपने वीडियो देखी है तो आई होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है बच्चा, और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो भी एक आध डाउट बचेगा ना वो भी क्लियर हो जाने वाला। बस वीडियो को रेगुलर देखा करो, शेयर किया करो। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो आज आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चा हम। ठीक है, तो 19 तक हो गए थे, है ना। आज 20 क्वेश्चन चलने वाला है। तो देखिए 20 को पढ़ लेते हैं क्या कहा है इसमें। ठीक है, इसमें कहा है क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। ये चेक करना है क्या ये संतत है, तो चेक करना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। ठीक है, x इजिकल टू पाई पर ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये हमको चेक आउट करना है। ओके, तो चलिए जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है बच्चा, क्वेश्चन है आपका 20। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5, ये फंक्शन है। और किस पर चेक करना है, एट एक्स इजिकल टू पाई पर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये हमें चेक करके इसको बताना है बच्चा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करते हैं भाई। हमने आपको क्या बताया था, अगर आपको सिंपली एक फंक्शन दिया है और एक पॉइंट दिया है और बिहेव चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो भाई साफ साफ एक बिंदु दिया है और एक ही फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि पाई से छोटा लेंगे तो कुछ अलग फंक्शन दे रखा हो, पाई से बड़ी वैल्यू लेंगे तो कुछ अलग फंक्शन दे रखा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ पर बिहेव चेंज होने वाली बात नहीं है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, यहाँ लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू बोथ आर इक्वल, फंक्शन कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इजिकल टू पाई पर क्या निकालेंगे, पहले लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और फंक्शन क्या दे रखा है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू लगा देंगे, यानी x की जगह पे क्या लगा देंगे, पाई, जहां जहां x आ रहा है तो x की जगह पे पाई, ऊपर से स्क्वायर माइनस के साइन x की जगह पे पाई एंड प्लस 5। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो साइन पाई मतलब 180 और साइन 180 की वैल्यू बच्चा 0 होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन 1 पाई, साइन 0, पहले सुन लीजिए, साइन 0, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड डॉट इनफाइनाइट, सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए तो भैया साइन पाई की वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचा, पाई स्क्वायर बचा, और ये तो 0 हो गया, एंड प्लस 5, तो फाइनली पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया आपका लिमिट की वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5। अब x बराबर पाई रखने पर, क्योंकि x इजिकल टू पाई पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की जगह पाई लगा दो, तो एफ पाई बराबर x की जगह पाई माइनस के पाई स्क्वायर माइनस साइन x की जगह भी पाई एंड प्लस 5। और अभी अभी मैंने बताया था साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो फंक्शन की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रही है और लिमिट की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रही है एट एक्स इजिकल टू पाई। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x इजिकल टू पाई पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ एक्स इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू भी यही आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी यही आ रही है, यानी लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल हैं
और जब लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है बच्चा, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः एफ एक्स संतत है x बराबर पाई पर। तो हमें चेक करना था क्या ये संतत है, तो यस ये संतत है। ओके बच्चा, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये कब निकालते हैं, जब बिहेव चेंज होने वाली बात आती है तब। हर बार समझाता हूँ, ठीक है बच्चा। सभी क्वेश्चंस को देखो शुरू से, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल 100%। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां। अब देखिए 21वां क्वेश्चन में क्या है बच्चा, यहाँ पे 21वें प्रश्न में बच्चा 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा 21वां प्रश्न, ठीक है। यहाँ 3 पार्ट दे रखे हैं और निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार करना है, यानी वही चेक करना है कि सातत्य है या नहीं है। तो 3 फंक्शन दे रखे हैं बच्चा, लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं है बच्चा। देखिए पहले लिख लेते हैं 21 का ए पार्ट है और यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये संतत है या असंतत है ये बताना है। लेकिन बच्चा किस पर संतत है, किस पे असंतत है, कोई बिंदु तो हमें यहाँ पे नहीं दिया है। तो जब आपको कोई बिंदु ना दिया हो, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, सिर्फ एक फंक्शन दे दिया आपको और वो ये कह रहा है कि बताइए क्या ये संतत है या असंतत है, तो फिर आपको कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, किस पॉइंट पर आप चेक करेंगे। तो जब आपको कोई पॉइंट ना दिया हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपनी तरफ से कोई एक बिंदु मान लेंगे, कोई रियल नंबर मान लेंगे। आप क्या मान लेंगे, कोई भी एक रियल नंबर मान लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है बच्चा। तो यहां मुझे बिंदु तो दिया नहीं है, तो मैं किस बिंदु पे चेक करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से कोई एक वास्तविक संख्या मान लूंगा और मैं उस वास्तविक संख्या पर चेक करूंगा कि फंक्शन जो है सतत है या असतत है। अगर उस वास्तविक संख्या पे मान लो सतत आया तो फिर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हम उसको फिर सतत मान लेते हैं, और अगर उसी वास्तविक संख्या पे असतत आ गया तो फिर हम ये मान लेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं पर ये असतत होगा। इज दैट क्लियर। चलिए तो यहां पे मानेंगे, माना x बराबर कोई भी बिंदु मान लो, कोई भी मान लो, c मान लो, a मान लो, b मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो। तो माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया कि x बराबर c क्या है, कोई बिंदु है, और ये एक जो बिंदु हमने माना है वो एक वास्तविक संख्या है, यानी c बिलोंग्स टू r। c क्या है यहाँ पर, एक कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब इसे देता हूं, c बराबर कोई वास्तविक संख्या है। हमने एक वास्तविक संख्या मान ली c, और मैं c बिंदु पर इस फंक्शन को चेक करूंगा। अगर ये फंक्शन c बिंदु पर सतत होगा तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत मान लिया जाएगा, और c पर असंतत आ गया तो सभी वास्तविक संख्याओं पर ही फिर ये असंतत मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए तो देखिए सिंपली एक बिंदु है हमारे पास और एक फंक्शन है, तो सीधे सीधे लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो x इज इक्वल टू c पर, तो पहले निकालेंगे लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू c और f(x) क्या है बच्चा, तो लिमिट x टेंडिंग टू c और f(x) यानी फंक्शन तो एक ही है, यही लेना पड़ेगा, sin x प्लस cos x, ठीक है बच्चा। अब लिमिट लगा दीजिए, तो x की जगह क्या लगा देना, c, तो यहां लगाएंगे तो sin x की जगह c प्लस cos x की जगह c, तो ये क्या आ गई हमारी लिमिट की वैल्यू sin c प्लस cos c, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब यहाँ x बराबर c बिलोंग्स टू r रखने पर, ठीक है। तो लगाइए f(x) की जगह c लगाना है, तो sin x की जगह c प्लस cos x की जगह c। तो यहां पर हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बोथ आर इक्वल, दोनों समान हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू c पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, और x इज इक्वल टू c पर अगर फंक्शन सतत है तो फिर ये सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होगा, ठीक है बच्चा। ये है कॉन्सेप्ट ऐसे सवाल को करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको कोई बिंदु ना दिया हो, सिर्फ ओनली एक फंक्शन दे रखा हो, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक वास्तविक संख्या मान लेंगे।
जैसे हमने यहाँ पे c मान लिया, और फिर c पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा c पर, और c पर कंटिन्यूस है तो फिर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसे संतत मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि c क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है बच्चा, समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर c पर संतत है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर भी संतत होगा। यानी जब फंक्शन जो है x बराबर c पर कंटिन्यूस आ रहा है तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये फंक्शन संतत होगा। इस तरीके से करते हैं बच्चा ऐसे सवालों को। समझ में आया? जब आपको पॉइंट ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए और उस पर चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो पहला सवाल समाप्त हो गया। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 21 का बी पार्ट है बच्चा ये। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बच्चा सेम है, आप खुद कर लेंगे, सिर्फ माइनस आ गया है प्लस की जगह। तो जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो साइन एक्स साइन सी माइनस कॉस सी आएगा। यहाँ भी कोई रियल नंबर सी मानेंगे, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी साइन सी माइनस कॉस सी आएगी, बोथ आर इक्वल, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है बच्चा, आगे पढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी वैसा सेम ही है, चलो मैं ये करा देता हूँ। 21 का सी पार्ट, फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चा, अब क्या करेंगे, वही मानेंगे। सॉरी, देखिए यहां मानेंगे, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। x बराबर c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस पर निकालेंगे तो x बराबर c पर, ठीक है, क्या लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो x की जगह c लगा दो, तो साइन x की जगह पर c प्लस कॉस x की जगह पर c। तो ये सॉरी प्लस नहीं था बच्चा पार्टी, इनटू था, तो यहाँ पे इनटू बाई मिस्टेक प्लस हो गया, तो पहले सवाल बन गया इनटू होगा, तो यहाँ भी इनटू हो जाएगा, तो साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब फलन का मान निकालेंगे तो फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो x बराबर c बिलोंग्स टू r रखने पर, तो रखिए बच्चा, तो f x की जगह c, तो साइन c इंटू कॉस सी। तो आपने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों समा रही हैं एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर पर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर है फंक्शन की वैल्यू के। अतः x बराबर x बराबर c बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स संतत है। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आपको चेक करना था। तो समझ में आ गया, जब आपको कोई पॉइंट ना दिया हो, सिर्फ ओनली एक फंक्शन दे रखा हो, तो आप एक रियल नंबर मान लीजिए, उस रियल नंबर पे चेक कर लीजिए, जो रिजल्ट उस रियल नंबर पे होगा वही रिजल्ट सभी रियल नंबर के लिए मान लिया जाता है। ठीक है बच्चा, और आप 21 का बी पार्ट स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, कॉन्सेप्ट को समझा करो बच्चा पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो 21 के 3 पार्ट थे, तीनों खत्म। अब 22 पे आते हैं। 22 में देखिए बच्चा क्या दे रखा है, 22 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। 22 में हमें दे रखा है कोसाइन कोमा कोसेन कोस्केंट कॉमा सेकेंड कॉमा
कोटेंजेंट, ठीक है। फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। अब ये चीज़ क्या है आपके सामने लिखी है, तो बच्चा ये कुछ नहीं, ये कोस है, ये कोसेक है, ये सेक है और ये कोट है। कहेंगे सर ये कैसे हैं, आपने ये बच्चा इनके फुल नेम है, क्या नाम है ये इनके फुल, हम लोग संक्षेप में इनको लिख के पढ़ते हैं। सी कोसाइन, कोसाइन को बच्चा कॉस बोलते हैं, ये क्या होता है कॉस होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। इसका फुल नेम है, शॉर्ट नेम है, संक्षेप में लिखते हैं इसे हम कॉस, COS, कॉस, ठीक है बच्चा। इसको हम बोलते हैं कोसेक, इसको हम बोलते हैं सेक और इसको हम बोलते हैं कॉट, ठीक है बच्चा। ये इसके संक्षेप नेम है। तो इनको क्या करना है, इनके सांतत्य और असांतत्य पे विचार करना है आपको, ये बात ध्यान रखिए बच्चा। किस पर, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इसकी हमें चेक करनी है और बताना है क्या होगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम बात करेंगे कोसाइन की, ठीक है। तो पहला पार्ट उठा लेते हैं कोसाइन की, ठीक है बच्चा। या इसे हम कॉस भी बोल सकते हैं, कॉस एक्स बोल दीजिए आप या कुछ भी, ठीक है। आप एंगल तो इनके साथ में कोई ना कोई लेना पड़ेगा, तो हमने एक्स ले लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये एक तरीके से क्या है, ये फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे माना f(x) बराबर cos x, ठीक है बच्चा। ये क्या है, फंक्शन है। अब इसको हमें चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो पॉइंट तो यहाँ पर कोई दिया नहीं है, तो पॉइंट मानना पड़ेगा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग टू c, कोई भी नंबर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ बिंदु दिया नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर c बिलोंग्स टू r, ठीक है बच्चा। x बराबर c बिलोंग्स टू r कोई बिंदु है और इस पर हम इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू c, f(x) की वैल्यू क्या है, तो f(x) की वैल्यू है ये बच्चा cos x। तो यहाँ पे अब लगा दीजिए लिमिट, तो लिमिट जब हम यहाँ पे लगाएंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा cos c, ठीक है बच्चा, cos c आ गई। ऐसे अब निकालेंगे फलन का मान, तो फलन क्या दे रखा है cos x, तो x बराबर क्या लगा दो, इसमें c लगा दो, c रखने पर, ठीक है। तो f c बराबर cos c, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, cos c आ गई। तो हमने क्या देखा, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू c इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r पर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) की जो वैल्यू है वो बराबर है फंक्शन की वैल्यू के। अतः x बराबर c बिलोंग्स टू r पर संतत है, ठीक है बच्चा। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। हो गया इस तरीके से, समझ में आया, आराम से समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरीके से आपको करना है। अब अगला सवाल ले लेते हैं बच्चा। तो दूसरा क्या है बच्चा, कोसेक, क्या है कोसेक। अब इसको करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चा कोसेकेंट, या जैसे हम कोसेक भी लिख सकते हैं, क्या, कोसेक एक्स। और ये बच्चा कोसेक एक्स है, और कोसेक एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है, जो व्युत्क्रम होता है, वो क्या होता है, तो कोसेक एक्स का बच्चा जो व्युत्क्रम होता है ये होता है 1/sin x। कोई समस्या, ये इसका फुल नेम है, संक्षेप में इसको कोसेक एक्स बोलते हैं, और कोसेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं, आपको पता होगी ये फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए एक तरीके से ये फंक्शन हो गया, क्या हो गया, ये फंक्शन। तो माना f(x) बराबर 1/sin x, ठीक है बच्चा। हमने इसको कोसेक एक्स लिखा क्योंकि ये कोसेक एक्स ही होता है, और कोसेक एक्स को हम 1/sin x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे sin x में चेंज करके। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, x की जगह पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल नंबर नहीं होना चाहिए जिस पर यहाँ हमें नॉट डिफाइन वैल्यू मिले। कैसी वैल्यू मिले, नॉट डिफाइन, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों, यहाँ पर आपको x की जगह ऐसी वैल्यू नहीं लेनी
जिस पर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो। क्योंकि बच्चा अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर 0 का भाग देंगे 1 में, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। पीछे हमने x बराबर c कोई भी वास्तविक संख्या ली थी, ठीक है, लेकिन वहां पे नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं बन रही थी, क्योंकि वहां बटे में कुछ नहीं आ रहा था। cos x था वो भी सीधा सीधा था, sin x था सीधे सीधे था, लेकिन यहाँ पे बटे में आ रहा है। तो बटे में आएगा तो हमें यहाँ पे साइन के एंगल की ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 से जब 1 में भाग देंगे तो हमें यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, अपरिभाषित वैल्यू मिलेगी। और हमें अपरिभाषित वैल्यू नहीं लेनी है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अपरिभाषित नहीं मिलना चाहिए, कोई भी डिफाइंड वर्ड मिले, कुछ भी मिले, ठीक है बच्चा। तो अब बात ये करें कि यार ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हैं जिन पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ये बात मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताई थी और फिर बता रहा हूँ। साइन की जो वैल्यू हमेशा 0 होती है वो साइन 0 पे होती है, फिर साइन 180 पे होती है, फिर 360 पे होती है, ठीक है, ऐसे करके मतलब 180 जोड़ते जाओ। यानी जो साइन की वैल्यू 0 जो होती है, साइन x बराबर जो 0 होता है वो किस किस पे होता है, जब x बराबर क्या हो, n पाई हो, और जहां n बिलोंग्स टू क्या है, i। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक चैप्टर, वहां पर आपने मुख्य मान निकालने सीखे होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है बच्चा। साइन एक्स का मुख्य मान, कॉस एक्स का मुख्य मान या सामान्य हल, वहां पर आपने देखा होगा ये x इज इक्वल टू जो n पाई है, यानी n की जगह पर आप कोई भी वास्तविक संख्या लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ। 1 लगाओगे तो 1 पाई, 2 लगाओगे तो 2 पाई, 0 लगाओगे तो 0 पाई मतलब 0, 5 लगाओगे 5 पाई, 6 लगाओगे 6 पाई, 7 लगाओगे 7 पाई। लेकिन n की जगह कोई भी आप इंटीजर लगा दीजिए, कोई भी एक जो है आप पूर्णांक लगाइए, तो जो भी चीज यहाँ पे मिलेगी उस पर सब पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो n बिलोंग्स टू क्या है, i, यानी कोई भी पूर्णांक, तो n की जगह मैं 0 लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, 1 लगाऊंगा तो 1 पाई, 2 लगाऊंगा तो 2 पाई, 3 लगाऊंगा तो 3 पाई, 4 लगाऊंगा तो 4 पाई, एंड डॉट 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 डॉट, सब पर साइन की जो वैल्यू होती है बच्चा 0 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलिए, ये 11वीं में बच्चा आपको प्रूफ कराया होगा जहां भी आप पढ़े होंगे। अब हम 11वीं में पढ़ा रहे हैं इस बार देखिए कि सारी चीजें बताएंगे कैसे क्यों क्या होता है डिटेल में एकदम, ठीक है बच्चा। चलिए, तो हमें कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, ये वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि इन पर साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 0 होती है। हम कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन इनको छोड़कर वास्तविक संख्याओं में से उन एंगल्स को, उन वैल्यूज को हटा देना है जिन पर साइन 0 देता है। तो इन पर साइन 0 देता है तो इन्हें आप वास्तविक संख्या में से हटा दीजिए, बाकी जितनी भी वास्तविक संख्या बनेंगी उस पर हम चेक करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये चीज क्या है, ये यहां से निकली है, तो ये कंडीशन है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना x बराबर c, हमने x बराबर c क्या मान ली, कोई वास्तविक संख्या मान ली, और ये c कौन सी वास्तविक संख्या है, ये जो c है बिलोंग्स टू r है, c कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन कौन सी वास्तविक संख्या है, r माइनस n पाई, और n बिलोंग्स टू i, ये वाली वास्तविक संख्या है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि हमने x बराबर c कोई वास्तविक संख्या मान ली, और सिर्फ वो वास्तविक संख्या ली है कि सभी वास्तविक संख्याओं में से उन वैल्यूज को घटा दिया जिस पर साइन 0 देता है, जिस पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो जितनी भी इस दुनिया में वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से उन वास्तविक संख्याओं को हमने हटा दिया जिस पर साइन 0 वैल्यू देता है, बाकी बची जो वास्तविक संख्याएं हैं उनसे बिलोंग कर रहा है ये c, यानी c वो संख्या है जिस पर साइन कभी भी 0 नहीं देता है वैल्यू, ठीक है बच्चा। जो रियल में जो टोटल वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से जो वैल्यू पर साइन 0 आंसर देता है उनको हमने हटा दिया, घटा दिया, n पाई x बराबर n पाई पर ही तो साइन 0 देता है, तो रियल नंबर में से n पाई को हमने घटा दिया। अब जो बाकी रियल नंबर बचे उस पर हम चेक कर रहे हैं, समझ में आया बात। चलो, तो पहले निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन क्या दे रखा है 1/sin x। अब लिमिट लगा दो बच्चा, तो 1/sin c,
ये आ गई हमारी लिमिट की वैल्यू। अब फंक्शन निकालते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1/sin x, तो x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू i, ये है बच्चा r, ठीक है c। तो लगाइए एफ c बराबर 1/sin c, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बोथ आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू i पर एफ एक्स संतत है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, वो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है बच्चा। तो हमें इन सवालों को सॉल्व करने के लिए इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन किस पर जीरो वैल्यू देता है या कौन किस पर नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू अगर जीरो आ गई, मतलब साइन की वैल्यू अगर जीरो आ गई, तो जीरो से भाग देंगे इसमें, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस पर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है, उनको हटा देना है। ऐसे आगे सवालों में करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चा आपका जो है दूसरा था, ठीक है। अब तीसरा पार्ट उठा लेते हैं इसी का, तो समझ में आया। तो साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होती है, जीरो पर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड डॉट इन्फिनिट, सब पे साइन जीरो वैल्यू देता है बच्चा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये नॉलेज की बात है, ठीक है। तीसरा उठाते हैं अब बच्चा, तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है बच्चा sec x, तो एफ एक्स बराबर sec x है। अब बच्चा sec x को मैं क्या ले सकता हूँ, sec x को मैं 1/cos x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये चीज। अब सर ये क्या है, तो ये वो कंडीशन है, ये वो वैल्यू है जिस पर मुझे cos की वैल्यू जीरो मिलती है, और cos की वैल्यू जीरो मिल गई तो भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो हमें वो वैल्यू रियल नंबर में से हटा देनी है जिन पर cos हमें जीरो वैल्यू देता है, और cos जीरो देगा तो वहाँ यहाँ नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो हमें वो वैल्यू हटा देनी है जिस पर 1/cos x की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, ठीक है बच्चा। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है, तो वो ये कंडीशन है बच्चा। देखिए cos x जो जीरो वैल्यू देता है वो 2n प्लस 1 π/2 पर देता है, और यहाँ पर जो n है वो n बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। आप n की जगह कोई भी पूर्णांक लगाइए, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उस पर cos की वैल्यू हमेशा यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। और सिंपल भाषा में बता दूं कि cos की वैल्यू जीरो जो कहाँ कहाँ होती है, तो बच्चा cos की जो वैल्यू जीरो होती है वो π/2 पे cos की वैल्यू जीरो होती है। अब आपको सिर्फ π/2 पे ही पता होगा, इससे आगे की वैल्यू बहुत कम बच्चों को पता होगी कहाँ कहाँ जीरो होती है, क्योंकि π/2 तक हमने याद की है, हमें पढ़ाया गया है, हमारा कसूर नहीं है। लेकिन आगे आपको बताया नहीं गया 11th में, शायद मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को समझिए। π/2 पर cos की वैल्यू जीरो होती है बच्चा, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2, उसके बाद 7π/2, उसके बाद 9π/2 एंड डॉट इन्फिनिट, इन सब पर cos की वैल्यू जीरो होती है। 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, 17π/2, 19π/2, 21π/2 एंड डॉट इन्फिनिट, सब पर cos हमें जीरो वैल्यू देता है, वरना निकाल के देख लीजिएगा बच्चा बड़े, ठीक है। तो इन पर cos जीरो वैल्यू देता है, तो इन वैल्यूओं को मुझे हटाना पड़ेगा इस रियल नंबर में से, बाकी जो रियल बचेंगे उन पर हम चेक करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये सब कहाँ से मिला मुझे, ये मुझे यहाँ से मिला। कैसे सर, कि आप n की जगह कोई भी इंटीजर लगाओ, कोई भी इंटीजर लगाओ, आपको यही वैल्यू मिलेंगी। जैसे मैं n की जगह लगाऊंगा जीरो, ठीक है, लगाओ n की जगह मुझे जीरो लगाना, तो 2 × 0 + 1 और π/2, तो ये तो जीरो हो गया, 1 बचा, 1 का पाई में करेंगे तो π/2, तो आ गया π/2। आप कहेंगे सर मैं तो n की जगह 2 लगाऊंगा, तो लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, 2 लगाओ, तो 2 × 2 + 1 और बाहर क्या है π/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5π/2, 5π/2, तो ये आ गया, देखो 5π/2 ये रहा। आप 1 लगाएंगे तो आपको 3π/2 मिलेगा, 2 लगाएंगे तो 5π/2, 3 लगाएंगे तो 7π/2, ऐसी सब वैल्यू मिलेंगी बच्चा, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पर cos क्या देता है, जीरो वैल्यू देता है, और 1/cos नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हमने इस कंडीशन को
टोटल रियल नंबर में से उन वैल्यूज को हटा दिया जिन पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम उन वैल्यू को हटा देते हैं जिन पर नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन क्या दे रखा है 1/cos x। अब लिमिट लगा दो बच्चा, तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos और x की जगह c, यानी c वो वास्तविक संख्या है जिन पर cos 0 वैल्यू नहीं देता, बाकी सब कुछ देता है। ठीक है, तो 0 नहीं देगा तो फिर नॉट डिफाइंड भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1/cos x। तब x बराबर c, x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, ये और वेयर n बिलोंग्स टू i पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ सी, तो 1/cos c। तो हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बोथ आर इक्वल, तो लिखेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i पर एफ एक्स संतत है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसीलिए संतत है। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब एक आपका लास्ट वाला और बचता है, कौन सा, कॉट वाला। ठीक है, तो समझ में आया। जब भी आप सवाल निकाल रहे हैं अगर बटे में आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बटे में वैल्यू आ रही है ना उसकी वो एंगल्स नहीं लेने हैं जिन पर वो 0 वैल्यू देता हो, क्योंकि फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी हमें वहां से। तो अब बच्चा लास्ट और है आपका फोर्थ वाला पार्ट। मान लेते हैं ये एफ एक्स बराबर क्या है, कॉट एक्स है। क्या है, कॉट एक्स। अब क्या करते हैं, हम कॉट एक्स को ब्रेक कर सकते हैं बच्चा। कैसे, हम कॉट एक्स को ले सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ले सकते हैं या नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ऊपर चाहे कॉस 0 वैल्यू दे या 0 वैल्यू ना दे, मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी आए ऊपर की वजह से मुझे नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन नीचे आ रहा है साइन, तो मुझे साइन की वो वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर साइन मुझे 0 वैल्यू देगा, क्योंकि साइन अगर 0 हो गया तो फिर यानी नीचे वाली वैल्यू अगर 0 हो गई तो फिर नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो फिर मुझे इसमें से वो वैल्यू हटा देनी है जिन पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और वो हम अभी पीछे हटा के आ रहे हैं, वही वाली हटानी है, यानी n π वाली कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस n π और वेयर n बिलोंग्स टू i, यानी सिर्फ वो रियल नंबर हटा दो जिन पर sin x 0 देता है, बाकी बचे रियल नंबर पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू c और फंक्शन क्या दे रखा है cos x अपॉन साइन x। तो अब ये c वो वैल्यू है जिस पर साइन 0 नहीं देता है। ठीक है बच्चा, तो लगाइए लिमिट, तो cos x की जगह c और साइन x की जगह c, तो फाइनली क्या आ गया cot c। ठीक है, ऐसे अब क्या निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है cos x अपॉन साइन x। हमें लिखेंगे x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू i रखने पर, तो लगाओ बच्चा एफ सी बराबर cos c अपॉन साइन c, और ये क्या होता है cot c। तो आप देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बोथ आर इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस n π वेयर जहां n बिलोंग्स टू क्या है i पर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, अतः एफ एक्स संतत है। ठीक है बच्चा, समझ में आया। इस तरीके से आपकी चारों पार्ट इसके भी समाप्त हो गए। तो आई होप कि आपको आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें थी शायद जो आपको नहीं पता थी बट आज मालूम पड़ गई। इन बातों को बच्चा नोट डाल के लिख लीजिएगा एक कॉपी में, क्योंकि ये आपको कुछ समय तक याद रहेंगे, लेकिन आप नोट कर लेंगे और बार बार इनको देखते रहेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बातें जो आज मैंने बताई, अगर आपको इन बातों की नॉलेज नहीं होती तो आप इन सवालों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते,
और एग्जाम में आपको नंबर भी नहीं मिलते। तो आज जो भी बातें बताई हैं इनको लिख लीजिएगा अच्छे से, और भी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल कायदे से कराएंगे, फिक्र मत कीजिएगा। वीडियो कभी कभी बीच में मिस हो जाती है, उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ जल्दी डेली आपको वीडियो दूँ और आपको आगे भी रेगुलर डेली देता रहूँ वीडियो में। ठीक है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है बीच में, आप जानते हैं यार इंसान है, प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं, बट मैनेज किया करो। ठीक है, और हमें सपोर्ट भी किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ा करो। थैंक यू बच्चों।